फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम साइंस पढ़ेंगे क्लास 8 में, लेसन नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। लेसन 14 हमने क्लासरूम में पढ़ लिया था, तो अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो रिक्त स्थान थे, तो मैंने आपको क्लासरूम में वो फिलअप करवा दिए थे। जब किसी परिचित के स्वतंत्र सिरों पर स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? ये बोल रहा है कि जब किसी समपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? कि भाई जब हम जो टेस्टर है, टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में जब डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होगी? जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होती है? चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो विलयन है, हमारा जो विलयन है, इसके अंदर जब टेस्टर को डुबाया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, और जिससे क्या हो जाती है? चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ओके बच्चों, समझ आया? तो ओके, स्टार्ट इसका लिखेंगे आप आंसर। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि जब समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा विद्युत धारा
चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि जब परिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि हर जो परिक्षेत्र है उसके स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबोएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। वही विलयन विद्युत धारा उत्पन्न करेगा जो क्या करता है, आयंस, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिस विलयन के अंदर आयंस होते हैं वही क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जो ये विलयन हमने लिया है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, आयंस उत्पन्न हो रहे हैं। तो ठीक है ना, तो किसी विलयन में डुबाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहती है, उत्पन्न करती है, जिससे चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। लिख लो, लिख लिया होगा आप सब लोगों ने, इरेज कर दे इसको। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ऐसे 3 द्रव कौन कौन से जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, बताओ, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम क्यों, कौन कौन से होंगे? एक तो होगा नींबू का रस, कौन सा होगा, नींबू का रस। एक कौन सा होगा हमारे पास, सिरका। और एक हमारे पास है नल का पानी। नल के पानी में भी अगर अपने परीक्षण करते हैं, नल के पानी का भी अगर आप परीक्षण करते हैं तो उसमें भी क्या, वो भी क्या कर सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न करके चुंबकीय सुई को क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। तो ये तीनों नाम आ गए, नींबू का रस, सिरका, नल का पानी। ठीक है, देखो आगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोग नहीं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है भाई, 2 द्रव्यों ए तथा बी के विद्युत चलन की जांच करने के लिए एक समपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिचित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ है जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये अपसद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, द्रव ए द्रव बी से क्या है, अच्छा चालक है। द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। तीसरा, दोनों द्रव्यों की चालकता क्या है, समान है। चौथा, द्रव्यों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि भाई द्रव ए के लिए जो बल्ब है वो चमकीला दीप्त होता है, जबकि बी के लिए क्या होता है, वो अत्यंत धीमा दीप्त होता है। क्यों हुआ, क्योंकि जो बी है, जो द्रव है बी, वो क्या करता है, विद्युत का कम चालक करेगा, और ए है वो विद्युत का क्या करेगा, ज्यादा चालक करेगा। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी से अच्छा चालक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, द्रव ए द्रव बी से क्या है, अच्छा चालक है, वो क्या हो जाएगा, राइट। और उसको आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ओके बच्चों, तो 5वां है ना हमारा अपसद वाला, इसके अंदर हमारा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमारे अपसद
ज्यादा में से एक नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, लो ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जरा बताओ, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन करेगा क्या? नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि क्या शुद्ध जल में आयंस मौजूद नहीं होते जो विद्युत का चालन कर सके। तो इसलिए हम इस शुद्ध जल को चालन करने के लिए, विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस शुद्ध जल में अगर हम लोग नमक मिलाते हैं तो वो क्या कर देगा? विद्युत का चालक कर देगा, क्योंकि नमक मिलाने से उसमें क्या आ जाएंगे? आयंस आ जाएंगे। आयंस आ जाएंगे तो वो क्या कर देगा? विद्युत का चालन कर देगा। तो शुद्ध जल को अगर चालक बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें नमक मिला देंगे। ओके बच्चों, तो इसका आंसर लिखिए, समझ आ गया सबको? तो हम लिखेंगे नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। लिखोगे आगे, अतः इसे चालक बनाने के लिए हम नमक घोल देंगे, जिससे यह विद्युत का चालन करने लगेगा। ठीक है, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, अतः इसे चालक बनाने के लिए हम नमक घोल देंगे, जिससे यह विद्युत का चालन करने लगेगा। बात समझ आ गई? लिख लिया होगा आप सब लोगों ने मेरे साथ साथ। इसको मिटा दे। ओके, इसको मिटा देते, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जो ये बोल रहे हैं कि जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? जब पानी का होज चालू करते हैं ना, उससे पहले क्या करते थे? जो उस क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति होते हैं ना मुख्य, उसको बंद कर देते। ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो नल का पानी होता है, जो साधारण पानी जो वो आग बुझाने के लिए जो उपयोग करते हैं, जो साधारण पानी यूज करते हैं, वो आग बुझाने के लिए कौन से पानी का यूज करते हैं? साधारण पानी का यूज करते हैं। वो जो साधारण पानी होता है उसके अंदर आयंस होते हैं। जैसे हम जो नल का जल होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं? विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए और औरों की सुरक्षा के लिए भी वो क्या करते हैं? क्षेत्र की क्या करते थे? मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, जिससे वो अगर उन विद्युत के जो ऑपरेटर्स पड़े हैं उनके ऊपर अगर जल पड़ जाए तो वहां पर शॉर्ट सर्किट या फिर है ना बिजली, जो पानी है वो विद्युत का चालन ना करे। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर देता है?
मुख्य जो विद्युत आपूर्ति होता है उसको बंद कर देता है। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन बुक से देख के लिख लो और मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। ओके बच्चों, हम लिखेंगे फायरमैन उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं क्योंकि पानी, क्योंकि साधारण पानी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साधारण पानी। एक तो होता है फिल्टर वाटर जो तुम लोग पीते हैं, उसके अंदर इतने आयन नहीं होते जो विद्युत का चालन करते हैं। जो साधारण पानी होता है उसके बारे में बात है, क्योंकि साधारण पानी में आयंस होते हैं जो विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साधारण पानी में आयंस होते हैं जो विद्युत का क्या कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं, जिससे जान हानि और आर्थिक हानि भी होती है। इसलिए पानी का हौज चलाने से पहले, पानी का हौज खोलने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बात समझ आई आप सबको? फायरमैन उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी में आयंस होते हैं जो विद्युत का क्या कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं, जिससे जान हानि या आर्थिक हानि भी होती है। इसलिए पानी का हौज खोलने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बात समझ आ गई आप सब लोगों को? लिख लो इसको, आप पहले क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख देना। ओके, इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 उतार लेना अपने बुक से। इरेज कर दें इसको? ओके, इरेज कर देते। आप क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए। तब तक आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 उतार लिया होगा, तो फिर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाला एक बालक अपने समपरिक्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, अधिक विक्षेपित दर्शाता है। अधिक विक्षेपण क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या दर्शाता है, अधिक विक्षेपण दर्शाता है। क्या आप उसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? ये कह रहा है कि जो समुद्र का जो पानी है वो साधारण पानी से क्या दिखाता है, चुंबकीय सुई होती है, वो अधिक विक्षेपण दिखाती है समुद्र के पानी में साधारण पानी से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब लोगों को पता है, क्योंकि समुद्र के पानी में क्या होता है साधारणतः,
नमक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो साधारण पानी होता है उसे समुद्र के पानी में नमक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, इसीलिए उसको पीने योग्य वो भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है साधारण पानी की अपेक्षा, इसलिए जो तो फिर उसमें क्या होता है? नमक होता है। और आपको भी मैंने अभी अभी जस्ट बताया ही है कि जब हम साधारण पानी में अगर नमक मिला देंगे तो विद्युत का चालन करता है। तो वैसे ही जब हम लोग उसमें परीक्षण करेंगे तो फिर क्या करेगा? वो उसमें नमक मिलाया हुआ है तो फिर वो क्या करेगा? विद्युत का चालन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। साधारण पानी में क्या है? समुद्र के जल की तुलना में आयंस क्या है? कम है। तो इसलिए जो चुंबकीय सुई है वो कम विक्षेपित करेगी, क्योंकि साधारण पानी क्या करेगा? विद्युत का चालन समुद्री जल की तुलना में क्या करेगा? कम करेगा। समुद्री जल विद्युत का चालन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। समुद्री जल विद्युत का चालन ज्यादा करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या उत्पन्न होगा? ज्यादा उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा तो चुंबकीय सुई भी क्या होगी? ज्यादा विक्षेपित होगी। बात समझ आई? और जो साधारण पानी है उसमें विद्युत का चालन समुद्र के जल की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या उत्पन्न होगा? कम उत्पन्न होगा। और चुंबकीय सुई भी क्या विक्षेपित होगी? उसमें कम विक्षेपित होगी। बात समझ आई? तब हम इसका आंसर लिखे। ओके, लिखेंगे हम समुद्र के पानी में नमक की मात्रा पीने के पानी की तुलना में ज्यादा होती है, तो समुद्र के पानी में विद्युत का चालन भी ज्यादा होगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा उत्पन्न होगा और चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी पीने के पानी की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा पीने के पानी की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो समुद्र का पानी विद्युत का चालन भी, तो समुद्र के पानी में यहाँ पे लिखेंगे समुद्र के पानी में, ये मैं छूट गया। ओके बच्चों, लिख लेना। तो समुद्र के पानी में विद्युत का चालन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा उत्पन्न होगा और चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी पीने के पानी की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ आ गई आप सबको? लिख लो इसको, और इसके आगे लिखने के बाद उतार लेना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उतार लेना। आप सब लोगों ने उतार लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर उतार लिया आपने, तो अब इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 उतार लिया, तो मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो बताइए,
तेज बारिश के मौसम में जो लाइनमैन होता है, जो विद्युत आपूर्ति ठीक करने वाला होता है, उसको मुख्य आपूर्ति को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा बताइए, अपने अनुभव से बताइए। नहीं करना चाहिए ना? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो बारिश का जो पानी होता है उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, जो क्या करते हैं? विद्युत का चालन कर सकते हैं। वो आयंस विद्युत का चालन कर सकते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होगा तो उस जो लाइनमैन होगा, जो व्यक्ति जो विद्युत आपूर्ति को ठीक करने वाला होगा, उसको करंट लगने की संभावना भी हो सकती है, उसको करंट भी लग सकता है, ठीक है, और जिसको उसको जान की हानि भी हो सकती है। इसलिए तेज बारिश के मौसम में या तेज बारिश में कभी भी विद्युत आपूर्ति को ठीक नहीं करना चाहिए। इसमें तो बोला है जिसने कि मुख्य विद्युत आपूर्ति को तो इसमें ठीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आयंस होते हैं बारिश के पानी में, जो क्या कर देते हैं? विद्युत का चालन, और जिससे व्यक्ति को क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। इसीलिए जब देखा होगा बारिश के मौसम में लोगों को क्या लग जाता है? कभी कभी करंट लगता है, इसी वजह से लगता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखें। लिखेंगे हम तेज बारिश में लाइनमैन को भारी मुख्य लाइन के विद्युत तारों को विद्युत तारों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश का जल विद्युत का चालन करता है, जिससे लाइनमैन को करंट लग सकता है। ठीक है ना। तेज बारिश में लाइनमैन को बाहरी लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना है क्योंकि, मिस हो गया यहाँ पे, क्योंकि तो लिखोगे क्योंकि बारिश का जल विद्युत का चालन करता है, जिससे लाइनमैन को करंट लग सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में विद्युत आपूर्ति की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप जब घर में हो तो गीले हाथों से कभी भी स्विच को नहीं छूना चाहिए, इससे करंट लगने की क्या रहती है? संभावना रहती है। ओके बच्चों, इसको लिख लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 उतार लीजिए और उसका आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 उतार लीजिए आराम से। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। क्या है? पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके परीक्षित से उसका परीक्षण किया, मतलब टेस्टर से क्या किया? उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेप दर्शाती है। इसका यह क्या कारण हो सकता है? उसने जब परीक्षण किया तो उसने देखा, उसके पास चुंबकीय सुई लेके गई तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई क्या दर्शा रही? विक्षेपण दर्शा रही। तो इसका मतलब क्या रहा? वहाँ पे विद्युत का वो क्या कर रही है? बारिश का जल क्या कर? विद्युत का चालन कर। अब बारिश का जल
इसलिए सुना था कि बारिश का जल भी शुद्ध और अशुद्ध जल भी शुद्ध है, पर अशुद्ध जल तो विद्युत का चालन नहीं करता, पर बारिश का जल विद्युत का चालन क्यों कर रहा है, वो भी शुद्ध है। ऐसा इसलिए है, हाँ, बारिश का जल भी उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल। पर बारिश के जो जल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जो विद्युत का क्या कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं। जबकि अशुद्ध जल में किसी भी प्रकार के कोई आयंस नहीं होते जो विद्युत का क्या कर सके, चालन कर सके। इसलिए जब उसने परीक्षण किया तो बारिश के जल में तो क्या है, आयंस है जो विद्युत का चालन करेंगे, और उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे चुंबकीय सुई का क्या होगा, विक्षेपण होगा। बस इसी कारण से क्या होता है, बारिश के जल में चुंबकीय सुई का क्या होता है, विक्षेपण होता है। बात समझ आई? ओके। अशुद्ध जल में नहीं होता, पता है ना क्यों नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध जल में कोई भी आयंस नहीं होता जो विद्युत का क्या कर सके, चालन कर सके। लिखे आंसर आप इसका। हम लिखेंगे बारिश का जल विद्युत का चालन करता है, जबकि अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। और तुम्हें पता है कि जहाँ विद्युत का चालन होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी कहाँ पर होगा, वहीं पर होगा। अतः बारिश के जल का परीक्षण करने पर बारिश के जल का परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई का विक्षेपण क्यों होता है, बात समझ आ गई? क्योंकि अशुद्ध जल क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि बारिश का जल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अतः बारिश के जल का परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई का विक्षेपण होता है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 उतार लो। क्वेश्चन नंबर 11 उतार लो, इसको लिखने के बाद आप तो इसको मिटा दे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। 11 क्वेश्चन नंबर तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 11, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की क्या बनाइए, सूची बनाइए। तो विद्युत लेपित वस्त्रों की सूची बनानी है, तो सूची बनानी है जो हमारे आसपास जो वस्त्र विद्युत लेपन के द्वारा बने हैं उनकी सूची बनानी है। तो मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 नाम लिख देती हूँ, वो आप लिख लेना साथ साथ में। लिखोगे, एक नाम लिख दो यहाँ पे, एक नंबर करके लिख देना। साइकिल की रिम, क्या लिखोगे, साइकिल की रिम। दूसरा लिखोगे साइकिल का हैंडल,
तीसरा लिखोगे तुम लोग घरेलू बर्तन। चौथा लिखोगे तुम टोंटी, और भी बहुत सारे हैं। इटीसी आदि कर दो, इटीसी की जगह तुम आदि लिख दो। चलो ठीक है, आदि ठीक है, लिख लेना ये यहाँ तक इसका आंसर। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर है यहाँ तक, लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो। क्वेश्चन नंबर क्या लिख लो? 12। आराम से लिख लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो। ओके बच्चों, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। ओके बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिया होगा, तो मैं आपको सामने पढ़ के सुना देती हूँ। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली कॉपर छड़ और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो एक तो है 2 इलेक्ट्रोड इसमें दी है, एक दी है कौन सी दी है, एक दी है शुद्ध, कौन सी दी है शुद्ध, और एक दी है अशुद्ध, 2 दी है हमें। तो हमें पता है विद्युत लेपन में क्या होता है, एक से निकल के दूसरे के ऊपर अवक्षेपित हो जाती है। तो इसमें जो शुद्ध वाली होगी वो तो किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे। नेगेटिव जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उससे शुद्ध को जोड़ेंगे, और जो अशुद्ध वाली जो छड़ है उसको किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो विलयन होता है वो किसका होता है, कॉपर सल्फेट का होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। तो कॉपर बताओ ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके ऊपर आकर्षित होगा, नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो ये पॉजिटिव इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो विलयन में क्या आ जाएगी, कॉपर की कमी आ जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अशुद्ध है ना, वो अपनी ओर से क्या क्या निकालता रहेगा, वहां पर कॉपर विलयन में देता रहेगा, जिससे वो विलयन शुद्ध की ओर क्या होता रहेगा, अवक्षेपित होता रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, धन टर्मिनल के ऊपर अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, धन टर्मिनल पर अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, जिससे कॉपर विलयन में जाकर शुद्ध कॉपर की परत पर विक्षेपित होता जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगी, वो पतली छड़ थी, हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध कॉपर की मोटी छड़ मिल जाएगी। तो लिखेंगे हमें शुद्ध कॉपर की मोटी छड़
मिल जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्वेश्चन ये था हमारा कि भाई क्यों कौन से टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो अशुद्ध जो है ना, धन टर्मिनल से कौन से इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, तो धन टर्मिनल से अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, जिससे कॉपर विलयन में जाकर शुद्ध कॉपर की परत पर विक्षेपित होता जाएगा, अतः हमें शुद्ध कॉपर की मोटी छड़ मिल जाएगी। ओके बच्चों, इसको आराम से लिख लेना आप। तो हमारा ये लेसन नंबर 14 आज कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम नए लेसन का स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।